Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So, today we are going to study more about French Revolution. French Revolution का second lecture, first lecture में हमने basic देख लिया था. French Revolution start कब हुआ? 14 जुलाई 1789 French Revolution was started. और ये start कब से मानते हैं? जब हमने बेस्टाइल को तोड़ा था. तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं बेस्टाइल डे. फ्रांस में रूमर्स फैल गए थे, एवरीथिंग यू ऑल अवेयर विद. इसके अलावा हमने एक चीज और देख ली थी इसमें, क्या कि पूरी की पूरी फ्रेंच सोसाइटी को दे हैव स्प्लिटेड इनटू 3 और डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट. 3 कैटेगरी में तोड़ दिया था. स्टेट 1 जिसमें क्लर्जीज थे जो चर्च से रिलेटेड काम करते थे. स्टेट 2 के अंदर कौन हुआ करते थे? ऑल द नॉवेल्स जिसको बाय बर्थ प्रिविलेज मिलता था. स्टेट 3 की जब बात करते हैं तो ऑल द पीजेंट्स, फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, ऑल द प्रोफेशनल्स, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे. प्रोफेशनल्स मतलब पढ़े लिखे लोग. क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल्स वही होते हैं हु हैव द डिग्री वो नहीं जो आज के डेट में आपको मिल जाती है खरीदने. उस समय इट वाज अ टफ टास्क है ना, कि डिग्री आपको मिल रही है, डिग्री मिलने के बाद आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो. प्रोफेशनल मतलब अगर आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, दैट इज एमबीबीएस, तो आप एक डॉक्टर बन गए. डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल. ठीक है. दूसरा टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, ये सारी चीज क्या है? प्रोफेशनल्स में गिने जाते हैं. तो ये सब लोग भी किसमें थे? थर्ड स्टेट में थे. ये सब हम पढ़ चुके थे. अब हम देखते हैं स्ट्रगल टू सर्वाइव. वहां पे लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया और सर्वाइव किया, मतलब सर्वाइव कैसे किया जीने के लिए. तो ये देखते हैं स्ट्रगल कैसे किया जीने के लिए. सॉरी, तो 1715 की बात करें. 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था, याद रखना. हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं. 1715 द पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ 1715 वॉट 23 मिलियन, 23 मिलियन थी. लेकिन महज आप देखोगे 15 से 89 में जब हम पहुंचे 1789, तो पॉपुलेशन क्या हो गई? 28 मिलियन. मतलब सडन पॉपुलेशन क्या हुआ? बस्ट. पॉपुलेशन बस्ट का मतलब होता है विद इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, लेस पीरियड ऑफ टाइम, सडनली क्या बढ़ जाना? पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना. जब ऐसा कुछ होता है आपके देश में, तो आपके देश में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. उन रिसोर्सेज को अभी तक हम यूज कितने लोगों के लिए कर रहे थे? इतने लोगों के लिए. अब वही रिसोर्सेज हमें इतने लोगों के लिए यूज करना है. सो बट ऑब्वियस है द प्राइस ऑफ द गुड विल गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. ठीक है. और जब इतने लोगों को आपको रोजगार देना है, बहुत सारी फैसिलिटी देनी है, तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू कलेक्ट द टैक्स लोगे. ये तो इसकी कंडीशन है. लेकिन हमको पता है 1789 में जब लुईस 16 साहब गद्दी पे बैठ गए थे, एट दैट टाइम द ट्रेजरी ऑफ द फ्रांस वाज एम्प्टी, खत्म हो चुकी थी. तो टैक्स का रेट और ज्यादा बढ़ा दिया. देखो, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिड नॉट इंक्रीज. एरिया तो उतना ही है, लैंड उतना ही है ना. और जब लैंड उतना ही है तो जमीन से उत्खनन तो उतना ही होगा. उत्खनन किस चीज का? उत्पादन बेसिकली. तो वो तो उतना ही होगा प्रोडक्शन. नाउ ब्रेड वाज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी. ब्रेड का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज मेड बाय व्हीट. ठीक है, गेहूं से बनी हुई चीज को ब्रेड कहते हैं. ब्रेड का मतलब वो डबल रोटी बस नहीं होता. आप किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहां पे ब्रेड मांगते हैं, तो डिफरेंट वैराइटीज ऑफ ब्रेड यू हैव, है ना. चाहे वो पराठे हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे रोटी रुमाली हो, चाहे रोटी तवा हो, चाहे तंदूरी हो, वो सब ब्रेड के अंदर आता है. ठीक है. Therefore प्राइस ऑफ ब्रेड रैपिडली इंक्रीज, बढ़ गया. मेनी वर्कर्स ऑन फिक्स वेजेस. बहुत सारे वर्कर्स जो थे फिक्स वेजेस पे ही काम कर रहे थे, कि आपको 50 रुपए मिल रहा है तो 50 रुपए मिलेंगे. बट प्राइस बाकी चीज का बढ़ गया, लेकिन वर्कर का रेट नहीं बढ़ा. वो तो उतना ही है. Wages remained fixed. Things became worse when drought or hail reduced harvest. चीजें और ज्यादा बुरी हो जाती थी जब कहीं पे क्या हो जाए? अकाल पड़ जाए, ड्रॉट या हेल. गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज. जो रईस है और रईस होते गए, पुअर है और पुअर होते गए, इनके बीच का गैप क्या हो गया? बढ़ गया. जब भी ऐसी कंडीशन होती तो आपके यहाँ क्या होता है? लड़ाई झगड़े, चोरी, डकैती, ये सारी स्टार्ट होती है. सब्सिस्टेंस क्राइसिस, दिस इज द पिक ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. लोग जो थे जनरल लोगों ने डाल दी. ठीक है. तो दिस वाज अ पीरियड ऑफ स्ट्रगल एट दैट पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है. कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए. पीसेस ऑफ आइस फॉलिंग एज रेन, इसको बोलते हैं हेल. बता चुका. नाउ एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, इसे कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस. सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जीने के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं वो भी आपको ना मिले. मतलब आपकी जीवन जो है एंडेंजर्ड का मतलब होता है बस अगर अभी आपको नहीं पाला गया, अगर अभी आपको नहीं संभाला गया, तो आप क्या हो जाओगे? एक्सटेंट हो जाएंगे. ठीक है. एंडेंजर्ड स्पीसीज इंडिया में बहुत सारी हैं. ठीक है, समझ आया. नाउ द स्पाइडर एंड द फ्लाई एंड एनोमिनस एचिंग.
बेसिकली रिच वर बिकमिंग मोर एंड मोर रिच एंड पुअर आर बिकमिंग मोर एंड मोर पुअर। ये यहाँ पे इस पिक्चर से आपको दृश्य समझ में आ रहा होगा, समझ आ रहा है। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंडिसेजेस एन एंड टू प्रिविलेज। व्हाट डज दिस लाइन, क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होगा ग्रोइंग मिडिल क्लास एंडिसेज एन एंड टू प्रिविलेज। इसका मतलब क्या है? देखो यार, हमेशा याद रखना, जब भी आपकी किसी से लड़ाई होती है या एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो हिस्ट्री में सबसे ताकतवर इंसान किसको बोलते थे? जब 4 वर्ण की बात करते थे, क्षत्रिय और द मोस्ट पावरफुल। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्षत्रिय मोस्ट पावरफुल थे, लेकिन आफ्टर 100-200 ईयर द मोस्ट पावरफुल पीपल और जो वर्णा था वो बन गया था कौन सा? ब्राह्मण। वाई? बिकॉज ब्राह्मण वो होते थे जिनके पास ब्रेन होता था, दिमाग होता था, बुद्धि होती थी। आपको जो मैं बोलूंगा, आप तो क्षत्रिय, आप लड़ोगे, लेकिन लड़ोगे जब आपको कोई डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन कौन देता था? दैट वन हु इज इंटेलेक्चुअल, जिसे आप दूसरे लैंग्वेज में अगर आपके अगेंस्ट होता है तो उसे आप क्या कहते हो? कनिंग। जैसे आप अगर महाभारत देखो तो महाभारत में किसका रोल आपको दिखेगा? शकुनी का नाम सुने हो? शकुनी, जिसका एक पैर, ही वाज ऑल द मोर, अगर देखते हो तो ही वाज हैंडीकैप्ड, नो, पैर उनका थोड़ा टेढ़ा था, चल नहीं पाते थे ढंग से, बट ही वाज डैम इंटेलेक्चुअल, लोग उन्हें कनिंग बोलते थे, ठीक है। और उनसे ज्यादा अगर बुद्धिजीवी इंसान देखोगे तो शकुनी से ज्यादा आपको कौन दिखेगा? चाणक्य। समझ आ रहा? विदुर, ये वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल थे, दे वर नॉट पावरफुल ऑन बॉडी, ये सब नहीं है। कृष्ण जी इंटेलेक्चुअल पर्सन, समझ आ रहा है? तो बच्चे, सबसे बड़ी गलती यहां पे ये हो गई फर्स्ट और सेकंड स्टेट से कि इन्होंने अपने साथ इंटेलेक्चुअल लोगों को नहीं रखा। और इंटेलेक्चुअल लोग अभी भी मैंने बताया था कौन थे? द पीपल हु आर प्रोफेशनल्स, जो पढ़े लिखे हैं, ये थर्ड स्टेट को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया। नाउ देयर आर सर्टेन पीपल टू हुम, और जिनके बारे में हम पढ़ेंगे ना। पीजेंट्स एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट। बहुत सारे पीजेंट्स और वर्कर ने क्या किया? रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। उनको बताया गया क्या सही क्या गलत है। लेट द मीन्स ऑफ प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। कमी थी बहुत सारी चीजों की। ब्रिंग अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ये इनके चीजें थी जो ये चाह रहे थे कि चेंजेस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे वो सोशल हो, मतलब इनको सोसाइटी में बराबरी का दर्जा मिले, इनके पास भी पैसे हों। अपार्ट फ्रॉम दैट, टैक्स लेने की आगे हम देखेंगे, टैक्स लेने की बात आएगी तो टैक्स किसको देना है? सिर्फ देना थर्ड स्टेट के लोगों को। फर्स्ट और सेकंड स्टेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्स। ऑल्दो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पैसा किसके पास होता था? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास, लेकिन वो पैसा देते नहीं थे, दान का, कर्ज, मतलब एज अ टैक्स। समझ आ रहा है? इसके अलावा 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में इमर्जेंस ऑफ द सोशल ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं द न्यू मिडिल ग्रुप और द न्यू मिडिल क्लास। अब न्यू मिडिल क्लास क्या है? यही जो इंटेलेक्चुअल लोग थे ना, थर्ड स्टेट में जो पढ़े लिखे लोग थे, इन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। ये वे लोग थे जो बुद्धिजीवी थे। earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of the good। इन लोगों ने क्या किया? अर्न, अपना वेल्थ, अपनी पूंजी, अपना पैसा कैसे जनरेट किया? ओवरसीज इनने बिजनेस करना स्टार्ट किया, ट्रेड करना स्टार्ट किया, गुड्स को बनाना स्टार्ट किया, बेचा, यहां से विदेश में बेचा, यहां पे बनाया, उससे क्या हुआ? प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ। उस प्रॉफिट को हमने यूज किया कई लोगों को अवेयर करने में। थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अभी बताया, समझ आया? वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। क्या बोल रहा हूं? वुलन और सिल्क टेक्सटाइल कौन बनाते थे? यही लोग बनाते थे। और ये बनाने के बाद क्या करते थे? या तो एक्सपोर्ट करते थे या तो खरीद दिए जाते थे। किसके द्वारा? बाय द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पैसा एट दिन किसके पास आएगा? आपके पास आएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तो कोई डाउट? गुड। कोई भी डाउट होता है आपको, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू द कमेंट। फाइन। नाउ ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये किसने बोला? सबसे पहले जब आप पढ़े लिखे होते हो ना तो आपको पता होता है कि आप प्रिविलेज क्लास किसको बोलोगे और नॉन प्रिविलेज किसे बोलोगे। प्रिविलेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि एक बहुत बुद्धिजीवी इंसान, बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान जिसने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत अच्छा नाम कमाया है, उसका बच्चे को भी प्रिविलेज मिले। नहीं यार, काम मैंने किया है, मेरे बच्चे को प्रिविलेज क्यों मिले? मेरे बच्चे को प्रिविलेज तब मिलेगा व्हेन ही विल प्रूव हिमसेल्फ दैट यस ही इज इन दैट कैटेगरी जिसे आप प्रिविलेज दो। जब उसने वो काम ही नहीं किया, वो सिर्फ पैदा हुआ और आप उसे क्या बोल देते हैं? प्रिविलेज गाय। और जब आपको बोलने लगते हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं, तो आप क्या करते हो? बहुत ज्यादा बेकार प्रवृत्ति के हो जाते हो। आप कोई काम करना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है सब कुछ बचपन से ही मिला है। यू आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। सिल्वर स्पून बोलते हैं, गोल्डन स्पून ले लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ये एजुकेटेड लोगों ने बताया, जिसमें से पहला इंसान आता है जॉन लोके। ठीक है,
टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन्हें क्या किया था, टू ट्रीटीज की थी गवर्नमेंट के साथ दो संधियां की थी। संधिया का मतलब होता है, सपोज तुम लोग के अभी अगर मॉडर्न सिनेरियो इस समय की बात करें तो इस समय के जो लोग होते हैं, अभी रील में बहुत सारा चलता है, ई लफड़ा हो गया। ई लफड़ा मतलब इलेक्ट्रॉनिक लफड़ा, इलेक्ट्रॉनिक लफड़ा मतलब किसी करंट लगने से नहीं, इधर किसी ने रील में बोल दिया तो इसका आंसर इसको देना है, तो इसके बाद इनका क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। उस कॉम्प्रोमाइज को बेसिकली पहले कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है इन पॉलिटिकल टर्म्स ट्रीटीज। क्या कहा जाता है, ट्रीटी। जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, वर्सिलीज। फिर इसके बाद आपने पढ़ा होगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। ये अलग अलग ट्रीटी है, एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो यहां पे इन्होंने गवर्नमेंट के साथ दो ट्रीटियां करवाई थी। किनकी कराई थी देखेंगे हम, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में दो ट्रीटी कराई गवर्नमेंट के साथ। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। संधि मतलब अब लड़ाइयां नहीं करते हम, कुछ चीजें लेन देन करके क्या कर देते हैं, मामला रफा दफा कर देते हैं। सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को क्या किया इन्होंने अलग किया। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्क, खत्म करो। इन्होंने क्या बोला, जो एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्क है ना, इसको अलग करो। दूसरे आते हैं रूसो। रूसो वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। ये हमेशा आप पढ़ोगे, और आगे जब आप 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें भी इनका जिक्र होगा, ठीक है। रूसो इसने क्या किया था, प्रपोज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट का इन्होंने तरीका बताया, प्रपोज किया कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोट्स चुनते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो दैट वाज ही इज सेइंग, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। क्या बोल रहा है, प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, किनके बीच में, लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हम आप और जिन्हें हमने बिठाला है ऊपर, जो हमारे बारे में बात करेंगे। द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने एक चीज लिखी है जिसे कहते हैं द थ्योरी ऑफ डिवीजन और द थ्योरी ऑफ सेपरेशन। थ्योरी ऑफ सेपरेशन किसने लिखा है, द स्पिरिट ऑफ लॉज में रूसो साहब ने लिखा है। इनकी एक पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें इन्होंने किसका मेंशन किया है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन, जिसे पूरी तरीके से एज इट इज कॉपी किया कहां पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। यहां तो कोई डाउट तो नहीं। अब देखो बेटे, जब इसके बाद हम पढ़ते हैं तो स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें किसकी बात की है, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन। थ्योरी ऑफ सेपरेशन बेसिकली टॉक्ड अबाउट व्हाट, कि हमारे देश में ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें तीन अलग अलग इंस्टीट्यूट होने चाहिए। तो तीन अलग अलग इंस्टीट्यूट क्या होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, द वन हु मेक्स द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, द वन हु एग्जीक्यूट दीज लॉज। एंड जुडिशरी का मतलब होता है द वन हु विल गोइंग टू सी दैट वेदर ऑल द लॉज आर बीन फॉलोड बाय द पीपल और नॉट, ट्रूली फॉलोड बाय द पीपल और नॉट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम अपने सिस्टम की बात करते हैं, भारत में भी हमने क्या लिया है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन को लिया है। लेकिन यहां पे हमने एक एक्स्ट्रा चीज डाल के रखी जिसे हम कहते हैं द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है, हमने जुडिशरी को पावर दिया है कि वो क्या करेगा, चेक करेगा दैट व्हाटएवर बीन लॉज आर मेड, व्हाटएवर लॉज आर बीन मेड, जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या नहीं है। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर थिंग्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि हमने, हमारे संविधान में एक चीज और लिखी गई है, क्या, दैट द सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। गार्जियन का मतलब क्या होता है, जो आपको पालता है, पोसता है, जो आपकी केयर करता है। तो बस कॉन्स्टिट्यूशन की केयर कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट देखता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई नए लॉ बनते हैं तो इंसान डायरेक्टली पिटीशन कहां पे लगाता है, कोर्ट में लगाता है। कौन से, सुप्रीम कोर्ट। इट इज एन एपिक कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है। कहां पर है, इट इज एट दिल्ली, याद रहेगा, गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉन्टेस्क्यू। ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसने क्या किया था, प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ थ्योरी, डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए। मॉन्टेस्क्यू साहब ने ये चीज कही थी, ठीक है। रूसो नहीं, इसने कहा था, सॉरी, ठीक है, जिसकी बात की मैंने, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। American Constitution and its guarantees of individual right was an important example for political thinker in France. फ्रांस के जो थिंकर थे ना, उन लोगों ने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट की। क्या, कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है वहां के जो लोग हैं उनकी इंडिविजुअल राइट्स कोई उनसे लेगा नहीं, दैट यू विल हैव अ राइट, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट होते हैं। अगर हमारा फंडामेंटल राइट को इवॉल्यूट करता है तो आर्टिकल 35 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर रिट की बात की गई है, WRITS, रिट्स, 5 रिट्स हैं, उन 5 रिट्स के थ्रू आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो दैट दीज पर्टिकुलर लॉज
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं एज आर फंडामेंटल राइट, ये वॉयलेट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस पर वेरीफाई करेगा और आपके फेवर में ही केस का वर्डिक्ट होगा, अनटिल अनलेस वो आपके अगेंस्ट ना हो, मतलब आप कल्प्रेट ना हो। ठीक है। आफ्टर 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, वो 13 कॉलोनीज क्या किया था, मिलकर एक देश बना लिया था जिसका नाम क्या था, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द आइडिया ऑफ दीज फिलोसोफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून, कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। आप कभी सैलून जाओ, सैलून जाओगे जैसे ना, सैलून में जो आपका बार्बर होता है वो सबसे ज्यादा ज्ञानी होता है, आपका ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे हमेशा किसी न किसी टॉपिक पर बात कर रहा होगा, आपको लगेगा वाह ज्ञानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं यार, जब बाल काटेगा तो कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना, तो आप अपने प्रोफेशन की रिलेटेड उससे बात करते हो, उसको समझ आता है, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, कई से मिलते हैं। तो सैलून में क्या होता था, ये चर्चाओं का विषय होता है। आप फ्री बैठे हो, बाजू में एक और के बाल कट रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हो। कॉफी हाउसेज जो अभी भी हैं, ICH इंडियन कॉफी हाउसेज, ये पहले बनाए ही गए थे इसलिए कि यहाँ मीटिंग्स होती थी, कॉर्पोरेट मीटिंग एंड ऑल, उसके पहले ये सारी चीजें होती। समझ में आ रहा है? तो लोगों ने इनके आइडियाज शेयर करने स्टार्ट किए। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू यू। हमने 3 के बारे में पढ़ा। 3 में पहला कौन था, जॉन लॉके, दूसरा कौन था, रूसो, और तीसरा कौन था, मॉन्टेस्क्यू। इनके बारे में पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन है, पर्सनालिटीज के बारे में लिखो शॉर्ट में। तो इन तीनों के बारे में जो मैंने आपको PDF, आई एम गोइंग टू शेयर द PDF विद यू ऑल आल्सो, और मैं जितनी भी PPT वाले वीडियो बना रहा हूं उसमें PPT आपको दिखती है, तो उन्हीं का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आफ्टर एवरी स्लाइड। सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। टिल देन थैंक यू, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।